अस्सलाम वालेकुम। पीछे आवाज आ रही सही? एंड तक जा रही है? आगे जगह नहीं है। एक सीट है, अगर आप में से कोई आना चाहे तो आगे आ सकता। ठीक है जी। तो फिर आज तो आप बहुत खुश होंगे। क्यों? क्योंकि आपने लास्ट वीक ग्रेड ए पूरी कर ली थी, और जैसे ही आप ग्रेड सी में दाखिल हुए आपने 2 चैप्टर्स कवर किए, दोनों ही क्रैमिंग बेस्ड। फिर आपने घर जाके क्रैमिंग कर ली होगी और घर जाके लिख भी लिया होगा, है ना? क्या नहीं किया? नहीं किया? नहीं किया? लिखा मगर याद नहीं किया, ये क्या साइंस हुई? याद किया मगर ये क्या साइंस हुई? दोनों काम करने थे ना अच्छे बच्चों की तरह। चैप्टर 12 के अंदर आपने कितनी बातें पढ़ी? 2। एक एक्सपर्ट पढ़ा और दूसरा पढ़ा इंटरनल ऑडिटर। 11 में कितनी बातें पढ़ी? एक रिलेटेड पार्टी। एग्जाम में क्या ये सवाल टेस्ट होते हैं? यस, होते हैं। कितने मार्क्स के लिए होते हैं? 8 से लेके 12 नंबर तक, या चलो 5 से लेके 12 नंबर तक की टेस्टिंग होती है। क्या यहां से ज्यादातर क्रैमिंग के सवाल आते हैं? यस। और अगर यहां से वो लॉजिक पूछना भी चाहे तो फिर भी वो स्ट्रेट फॉरवर्ड ही पूछ सकता है, क्योंकि 2 कैटेगरीज हैं, या टाइप 1 सवाल आएगा या टाइप 2 सवाल आएगा। तो इसका मतलब है कि अगर इसका सवाल मुझे एग्जाम में मिल जाए तो मुझे आखिरी घंटे में सॉल्व करना चाहिए? नहीं, मेरी कोशिश होनी चाहिए कि मैं इसको पहले घंटे के अंदर अंदर सॉल्व कर लूं, ताकि जितने भी इजी मार्क्स हैं वो हासिल कर लूं। आपके पास स्प्रिंग 25 का पेपर अगर आ रहा हो, देखें आ रहा है? स्प्रिंग 25 का पेपर है, या चले हम खोल लेते हैं सर, हमें क्या वो है, हम अभी खोल लेते हैं। जस्ट आपको एक शक्ल दिखानी है, ताकि थोड़ा सा आपका ना कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। हाँ जी, यही है स्प्रिंग 25 का पेपर, यही है। यही सर, अगर मैं इसको थोड़ा सा देखूं तो पहला सवाल रिस्क का है, मेरे काम का नहीं। दूसरा सवाल सब्सटैंटिव का है, मेरे काम का नहीं, आता ही नहीं है तो मेरे काम का ही नहीं। तीसरा सवाल में कुछ प्रोसीजर्स कह रहा है, साइड पे करते हैं। यहां पे क्वेश्चन नंबर 3 was from रिलेटेड पार्टी। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये कहां से था? रिलेटेड पार्टी से था। इट वॉज फ्रॉम रिलेटेड पार्टी। इस सवाल में है क्या, अभी डिस्कस करेंगे, मगर जस्ट अभी हम देख रहे हैं कि कितने नंबर का सवाल पिछली अटेम्प्ट में था, 10। और अगर मैं मजीद आगे जाऊं, मजीद आगे जाऊं, मजीद आगे जाऊं, मजीद आगे जाऊं, एंड तक आ जाऊं, तो क्या मुझे कोई और सवाल मिल रहा है? यस, इंटरनल ऑडिटर का सवाल। तो 5 नंबर ये हो गए सर। 15 नंबर की क्रैमिंग, ये 15 नंबर की क्या है? 101% क्रैमिंग। और ये 15 नंबर में मुझे आपसे कितने मार्क्स चाहिए होंगे पास होने के लिए?
कम से कम 10-12 नंबर आपके आने चाहिए, तभी जो लॉजिकल सवाल का प्रेशर होता है ना, आप उसको कम कर सकेंगे। अगर इतने नंबर नहीं आ रहे ना इसमें, तो फिर आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए कि वो नंबर मजीद कैसे इंक्रीज किए जा सकते हैं। विद दैट बीइंग सेड, चलते हैं आज के एजेंडे पर। सर पहला एजेंडा है मेरे पास आइजा 620। 620 इज एक्सपर्ट। हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं। स्टैंडर्ड शुरू होता है और साथ ही खत्म हो जाता है ना। शुरू होके बताता है कि एक्सपर्ट कौन है, एग्जैक्टली और उसके बाद वो देता है कुछ हमें एग्जांपल्स। उसके साथ साथ ही बताता है कि एक्सपर्ट कौन सा लेकर आएंगे जो केपेबल हो, जो कॉम्पिटेंट हो और जिसकी ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज ना हुई हो। फिर वो एक्सपर्ट के काम का जिक्र करता है कि उसका काम एडिक्वेट है या नहीं है, और एंड पे वो ये बताता है कि एक्सपर्ट के साथ जब आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको कौन सी टर्म्स तय कर लेनी चाहिए। एंड लास्ट, इसका काम रिपोर्ट में मेंशन करना है या नहीं करना। ये 4 बातें करके स्टैंडर्ड खत्म हो जाता। मगर इन 4 बातों में से ही आईकैप ने काफी सवाल टेस्ट किए हुए। अगर मैं आपको एक शक्ल दिखाऊं पहले, ये देखें, डेफिनेशन एंड एग्जांपल्स प्लस फैक्टर्स नीडेड टू अपॉइंट एक्सपर्ट। कितने सवाल हैं? 3। ऑटम 17, ऑटम 20 एंड स्प्रिंग 24। उसकी कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी वगैरह को असेस करने से कितने सवाल आ चुके हैं अभी तक? 4। ऑटम 10, स्प्रिंग 13, स्प्रिंग 15 एंड स्प्रिंग 23। उसके साथ टर्म्स के लिए एक दफा एक सवाल पूछा हुआ, और उसके काम की एडिक्वेसी और रेफरेंस कितने सवाल हैं? 3। टोटल भी काउंट कर लेते हैं। 3 जमा 1 4, 4 जमा 4 8, 8 जमा 3 11 तो सवाल है। इसका मतलब है कि आईकैप इसमें टेस्टिंग करता है। डाटा कब से कब तक है? 2009 से लेके स्प्रिंग 2025। तो कितनी अटेम्प्ट्स बन जाती हैं? अकाउंटेंट मेरे सामने बैठे, 30 या 31? 31 या 30? 31। तो 31 में से 11 दफा मैं ये कह सकता हूं कि 1/3, तकरीबन 33% इस स्टैंडर्ड की टेस्टिंग होती है। और रिसेंटली इसमें से सवाल नहीं आया। अगर मैं इसका आखिरी सवाल देखूं तो कब आया था? स्प्रिंग 24, क्वेश्चन नंबर 5 है, भी करते हैं उसके ऊपर बात। तो इसका मतलब है कि आपकी अटेम्प्ट के लिए ये इंपॉर्टेंट एरिया है, क्योंकि लास्ट टाइम उसने क्या टेस्ट किया है? इंटरनल और आरपी भी टेस्ट कर लिए। तो हो सकता है कि आपकी अटेम्प्ट में कोई 7-8 नंबर तक का सवाल वो यहां से टेस्ट कर ले। डन यहां तक? अब इसके सवालों पे आते हैं। सर स्प्रिंग 24, स्प्रिंग 24 सवाल जरा खुद से रीड करें। ये लेटेस्ट यही सवाल है जो इसमें से आया जी। क्या थोड़ा डेस्क के इधर जा सकता है? क्या इधर जा सकता है डेस्क? थोड़ा सा इस पे जूम कर देना ताकि बच्चे रीड कर लें, ऑनलाइन वाले। तब तक आप इसको मूवमेंट दे दें कि कान सप्लाइंग कोल टू इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन पावर प्लांट्स। तो बेसिकली वो हमें कंपनी का काम बता रहा है कि कंपनी काम क्या करती है। द कोल माइंड बाय SCL इज स्टोर्ड इन पाइल्स, ढेरियां, विद इन अ वेयरहाउस फैसिलिटी एंड इज वेड ओनली एट द टाइम ऑफ डिस्पैच टू। कहता है हम इसको ढेरियां बना लेते हैं और इसका वजन कब करते हैं? जब कस्टमर्स को देनी होती। अच्छा,
accurately determining the weight of coal in piles possesses a high complex and a technical challenge. सवाल खुद ही बता रहा है कि यहां पे एक्सपर्ट की जरूरत बन सकती है, क्योंकि इसने दो लफ्ज यूज किए हैं, कौन से? हाईली कॉम्प्लेक्स एंड टेक्निकल चैलेंज. Recognizing the materiality of coal inventory to the FS, the audit team has made the decision to engage an auditors. सर आपको पता ना कि एक्सपर्ट दो तरह के होते हैं. सर एक्सपर्ट दो तरह के होते हैं. एक होता है आपका ऑडिटर एक्सपर्ट और एक होता है आपका मैनेजमेंट एक्सपर्ट. अच्छा, अब आगे चलते हैं. कहते जी उसकी मटीरियलिटी को देखते हुए हमारी टीम ने ये डिसाइड किया है कि अब हम एक बंदा बाहर से लेकर आएंगे, एंगेज करेंगे बाहर से. ये एक्सपर्ट हमें असिस्ट करेगा दो चीजों में. एक क्वांटिटी, जो कि ऊपर बता रहा था क्या है, हाईली कॉम्प्लेक्स एंड टेक्निकल, और इसके साथ साथ एनआरवी ऑफ इन्वेंट्री. अब यहां पे रिक्वायरमेंट ये थी कि बताएं टीम का फैसला ठीक है या नहीं. तो सर टीम दो कामों के लिए एक्सपर्ट को बुला रही है. पहला काम क्या है? क्वांटिटी, जो कि खुद ही बता रहा है, कॉम्प्लेक्स एंड टेक्निकल. दूसरा काम एनआरवी. एनआरवी का वर्ड के सुनना सुनना से लगता है. कहां पे होता है ये वर्ड? IS2 में होता है. अच्छा, IS2 कौन पढ़ता है? तो एक्सपर्ट हम किन कामों के लिए लेकर आते हैं अदर देन ऑडिटिंग एंड? तो इसका मतलब है कि ये जो एनआरवी की वर्किंग के लिए लेके आना चाह रहे हैं उसकी जरूरत नहीं. सिर्फ किसके लिए ले आओ? टू डिटरमिन द क्वांटिटी. अच्छा, एनआरवी कैसे मिलेगी? असल तो मसला ये है, मार्केट से एस्टिमेशन या सब्सिक्वेंट टू ईयर एंड वो इन्वेंट्री कितने पे बिक रही है, वहां से मुझे क्या मिल जाएगी? इसकी मार्केट वैल्यू मिल जाएगी, जिससे मैं इसकी एनआरवी डिटरमिन कर सकता हूं. तो इसका मतलब है कि 7 नंबर के लिए आपने फिर लिखना क्या था? 7 नंबर ही है ना? हाँ, 7 नंबर के लिए क्या लिखना था? सिर्फ ये लिख दूं? नहीं सर, देखें रिक्वायरमेंट क्या है. डिस्कस द अप्रोप्रिएटनेस. अब अप्रोप्रिएटनेस को बताने के लिए आपको सबसे पहले बताना है एक्सपर्ट कहते किसे. एक्सपर्ट कहते किसे? तो आपने डिफाइन कर दिया, हो गया डिफाइन. अगली बात, ये दो कामों के लिए लेके आना चाह रहे हैं. एक हाईली कॉम्प्लेक्स और एक का ताल्लुक किससे है? अकाउंटिंग से. अकाउंटिंग से ताल्लुक. तो अब आप बताएंगे कि हम इस काम के लिए तो लेके आ सकते हैं, मगर एनआरवी के लिए लाना इतना मुनासिब नहीं है. क्यों? क्योंकि ये एक तो अकाउंटिंग का काम है, दूसरा एनआरवी डिटरमिन करना काम एक्सपर्ट का नहीं होता. किसका होता है? ऑडिटर का होता है. और वो कैसे कर सकता है? मार्केट कंडीशंस को देखे या सब्सिक्वेंट सेल्स को देखे कि मार्केट में वो इन्वेंट्री ये लोग कितने की बेच रहे हैं ईयर एंड के बाद. ओके हाँ, मैं उसी तरफ आ रहा था. अब कभी कभी इस तरह की एस्टिमेशंस ऑडिटर डिटरमिन नहीं भी कर पाता. काम बेशक किसका है? अकाउंटिंग का ही है. जैसे फिक्स एसेट की वैल्यूएशन है. अब IS16 आपको उसकी अकाउंटिंग सिखाता है, मगर उसको रीवैल्यू करना कैसे है ये सिखाता है? नहीं सिखाता. रीवैल्यूएशन डेटा गैदर कैसे करना ये सिखाता है? नहीं सिखाता. तो वहां पे फिर आप एक वर्ड यूज करते हैं मे. कौन सा वर्ड है? मे. तो मे बी अपॉइंटेड फॉर डिटरमिनिंग द एनआर.
वही बात कि ऑडिट के अंदर कोई भी चीज परफेक्टली एब्सोल्यूट नहीं होती, हो भी सकता है, और तो आपने हमेशा अपने आप को सेव रखना। जी, मगर नीचे वो कह रहे हैं कि हम बोथ द क्वांटिटी एंड एनआरवी। जी बिल्कुल ऐसे ही है। देखें देखें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो मैनेजमेंट ने बनाई होगी, मैनेजमेंट ने कोई एस्टिमेशन दी होगी, दी होगी ना। तो यहाँ पे एनआरवी डिटरमिन करना मेन काम किसका है? ऑडिटर का। हम हर छोटी से छोटी एस्टिमेशन के लिए एक्सपर्ट को लेके नहीं आ सकते, उसका भी खर्चा होता है। एक्सपर्ट सिर्फ कब आएगा? लिखा हुआ स्टैंडर्ड में, बताएं कब आएगा? जब काम ज़्यादा रिस्की हो, कम्प्लेक्स हो और टेक्निकल हो, और ऑडिटर के पास उसकी नॉलेज ना हो। तो यहाँ पे उसकी नॉलेज है, ठीक है। आप एनआरवी डिटरमिन कर सकते हैं सबसीक्वेंट सेल्स को देख के, बट अगर आपसे नहीं हो पा रही तो फिर आप मदद ले सकते हैं किसकी? एक्सपर्ट की। ये बात पीछे तक ट्रैवल कर रही है, पक्की बात है। तो फिर आप मदद ले सकते हैं किसकी? एक अदद एक्सपर्ट। 7 नंबर का सवाल 2 पैराग्राफ्स में जवाब दिया है। अब जरा देखते हैं। इफ एक्सपर्टीज इन फील्ड अदर देन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग इज नेसेसरी टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, तो हम किसको यूज कर सकते हैं? वर्क ऑफ ऑडिटर्स, एक्सपर्ट को। द ऑडिटर इज नॉट एन एक्सपर्ट टू डिटरमिन द क्वांटिटी। ये बात बताना जरूरी थी कि हम एक्सपर्ट नहीं है किसके लिए? क्वांटिटी के लिए। सिंस ये एक मटेरियल एरिया, क्योंकि सवाल खुद बता रहा है, क्या बता रहा था? कॉम्प्लेक्स एंड टेक्निकल। तो ये एक मटेरियल एरिया है, रिस्की एरिया है, तो यहां पे मुझे नेसेसरी है कि मैं उसको यूज करूं। नीचे आ जाए। हाउएवर, जो वैल्यू है वो एरिया ऑफ अकाउंटिंग, जिसके लिए ऑडिटर को एक्सपर्ट होना पड़ता है। इट इज एक्सपेक्टेड टू हैव एक्सपर्टीज। किस चीज में? कि वो सबसीक्वेंट सेल्स, सबसीक्वेंट परचेजेस या सबसीक्वेंट वैल्यू को देख के, मार्केट वैल्यू को देख के डिटरमिन क्या कर सके? उसकी एनआरवी। अब लास्ट लाइन पढ़े। However, for determining the quality of coal inventory or the quantification of damaged inventory may require the use of expert if it cannot be reasonably determined by the audit team. देखिए, कोल टूट सकता है, खराब हो सकता है, हर तरह के कोल की मार्केट वैल्यू सेम नहीं होगी। तो अगर आपके पास कोई ऐसी इन्वेंट्री है जिसमें डैमेज होने के चांसेस हैं और आपसे उसकी एनआरवी डिटरमिन नहीं हो रही, तो फिर एक्सपर्ट को लेके आ सकते हैं। बाय डिफॉल्ट इस काम के लिए उसकी जरूरत नहीं। तो ये सारी जस्टिफिकेशंस आप देंगे तो ये 7 नंबर हासिल कर सकते हैं। अब आप लोगों ने क्या मसला किया होगा, या जो आपके भाई बहन गए होंगे एग्जाम में, पहला पॉइंट पढ़े। कहते हैं जी एग्जामिनर्स ने सिर्फ एक ही बात की है, कौन सी? इन्वेंट्री काउंट की। इन्वेंट्री काउंट उसने मांगी है? इन्वेंट्री काउंट उसने मांगी है? मांगी तो है क्वांटिटी। इन्वेंट्री काउंट क्या होता है? गिनना। तो यहां पे क्वांटिटी थी। दूसरी बात जो एंड पे करके लिखी हुई थी एनआरवी वाली, वो लोगों ने डिस्कस नहीं की। सेकंड पॉइंट पढ़े। Examinees did not consider that an expert might not be needed for the valuation of inventory and that the auditor can perform procedures for its verification. कहते हैं जी लोगों ने बस हमें क्या बता दिया कि क्वांटिटी वाला पॉइंट है और उसके लिए
एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी। यहां तक बात ठीक बताई है। इन अदर वर्ड्स, पहला पैराग्राफ तो बता दिया, दूसरा कुछ बताने से चूक गए या रह गए। तो जिन्होंने दोनों बातें की होंगी उनको 7 में से नंबर मिल गए होंगे 5-6, और जिन्होंने एक बात की है 2-3 नंबर ही मिले होंगे, क्योंकि जो एक बात की हुई होगी ना उसमें भी 100 गलतियां होंगी। तो गलतियों को नेट करके जो 2, 2.5, 3, 3.25 नंबर मिले होंगे वो दे के फेल कर दिया होगा उसने। अब ये देखें, ये सवाल ऐसा है कि डूएबल है, आप बड़ी आसानी से इसमें नंबर हासिल कर सकते हैं। चलो आपको एक मजे की बात बताता हूँ। जो बच्चा ऑटम 20 का सवाल करके गया था ना, उसके लिए ये सवाल लिटरली हलवा था। आइए देखते हैं क्यों। पढ़े। सवाल पढ़े। यू आर द मैनेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑडिट ऑफ बैम्बू लिमिटेड, और आपसे गाइडेंस मांगी जा रही है इन 2 एरियाज के ऊपर कि यहां पे एक्सपर्ट को लाना है या नहीं लाना। पहला एरिया, वैल्यूएशन ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। द प्रोविजन हैज सिग्निफिकेंटली reduced by rupees 100 million as compared to। सर, डाउटफुल डेट्स पे काम कौन करता है? ये काम एक्सपर्ट का है कि हमारा? हमारा। तो यहां पे मुझे एक्सपर्ट अपॉइंट करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, अनलेस कि मैं उसको डिटरमिन नहीं कर पा रहा। जैसे लास्ट क्वेश्चन में था कि एनआरवी को डिटरमिन करना मेन काम किसका है? हमारा, अनलेस कि मैं इसकी एस्टिमेशन को डिटरमिन नहीं कर पा रहा। सिर्फ उसने अल्फाज चेंज किया था। नीचे देख लें, फिक्स एसेट रीवैल्यूएशन। मैनेजमेंट हैज रिसेंटली रीवैल्यूड इट्स फिक्स एसेट। सरप्लस कितने से आ रहा है? 80 मिलियन से आ रहा है। हाँ जी, 80 मिलियन का सरप्लस है। IAS 16 क्या बिल्डिंग को रीवैल्यू करने की अकाउंटिंग देता है या रीवैल्यूएशन करने का तरीका भी बताता है? अकाउंटिंग बताता है। ये 80 ठीक है या नहीं है, ये मैं यानी कि ऑडिटर डिटरमिन नहीं कर सकता। इसके लिए मुझे क्या चाहिए? तो ये वो एरिया है जिसके लिए एक्सपर्ट चाहिए होगा। जैसे वहां पे उसकी क्वांटिफिकेशन करने के लिए एक्सपर्ट चाहिए था। तो प्यारे दोस्तों, यहां से हमें क्या सबक मिलता? यू कैन नॉट पास द एग्जाम जब तक आपने कम से कम पिछले 10 अटेम्प्ट्स अपने हाथ से ना गुजारे हो। चाहे सारे सवाल ना भी करें हाथ से, एटलीस्ट 2-4 दफा पढ़ा होना चाहिए। और ये एक नहीं, ऐसी कई मिसालें आपको दूंगा। ये ओके? अब जो 2 सवाल हम लोगों ने किए हैं, चले पहले इसका सोल्यूशन देख लें, खुद ही पढ़ लें सोल्यूशन इसका। खुद ही पढ़ें। मैंने आपके लिए हाईलाइटिंग करके रखी हुई है ताकि मेरे बच्चों को तकलीफ से ना गुजरना पड़े। ऊपर वाला वर्ड यूज करें, में। सर, अल्फाजों की ना अहमियत होती है, और ऑडिट में जहां पे भी आप फंसे, प्लीज डू नॉट गिव एन एब्सोल्यूट आंसर, ऑलवेज यूज द टर्म में। अब पढ़ते जाए। Provision for doubtful debt is an area of accounting and auditing for which an auditor is expected to have expertise. अच्छा, वो कहां से ले सकता था? एजिंग रिपोर्ट से, सब्सिक्वेंट रिसीट्स से। जैसे यहां पे क्या था? सब्सिक्वेंट मार्केट प्राइसेस, सब्सिक्वेंट रिसीट्स। जवाब के भी अल्फाज मैच कर रहे हैं। एग्जामिनर कोई रॉकेट साइंस लेके नहीं आता, जो चीज़ें आपको दी हुई हैं उन्हीं में से पूछता है। बस आपको थोड़ा सा एहतियात करना है तैयारी करते टाइम।
डन है, चलो आगे। अब मैं वापस आपको लेके जाऊंगा इसी तरफ। देखें डेफिनेशन एंड फैक्टर्स के अपॉइंट करना या नहीं करना, इसके दो सवाल देखे अभी हमने, वो ऑटम 20 वाला और स्प्रिंग 24 वाला। एक और सवाल भी है ऑटम 17 में। इसी तरह कॉम्पिटेंस वाले कितने सवाल हैं, 4, और ये चारों ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो इनको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। जहां पे लॉजिक है उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे, और जो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है वो मैं एक्सपेक्ट करूँ आपसे कि आप कर सकते हैं। इतना अब इस काबिल होते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। ओके, लेट्स गो फॉर इंटरनल ऑडिटर। इंटरनल, अब ये स्टैंडर्ड एक्सपर्ट से तो लंबा है, मगर बातें रिपीट करता है। कई बातें हैं स्टैंडर्ड में जो कि बार बार खींचता है। एक एरिया जो कि बच्चों को अक्सर मुश्किल लगता है, दैट इज डायरेक्ट असिस्टेंस। आपका पता नहीं लगता है मुश्किल या नहीं लगता? नहीं, आसान है ना, बस ठीक है। सर इसके बारे में अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये इसकी रिपोर्ट है। पर्पस एंड फंक्शन से आज तक कोई सवाल टेस्ट नहीं हुआ। इंडिपेंडेंस एंड अदर प्रॉब्लम्स से कितने सवाल टेस्ट हुए हैं? 3। ऑटम 9, ऑटम 15 एंड स्प्रिंग 20। कंपैरिजन दिया हुआ किताब में, उससे कोई सवाल अभी तक नहीं आया। उसके काम को इवेलुएट करना, उस बंदे को इवेलुएट करना, और उसके काम को इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं उसको इवेलुएट करना। अब देखते हैं बंदे की इवेलुएशन से कितने सवाल है? 2 ए एंड डी, 2 सवाल है। वर्क नॉट एग्रीड इन एडवांस एंड कोई असिस्टेंस नहीं, कितने सवाल है? 2। एग्रीड इन एडवांस से कोई सवाल आज तक नहीं पूछा। डायरेक्ट असिस्टेंस से सिर्फ 1 सवाल। डॉक्यूमेंटेशन से रिसेंटली पूछा है S25 में। काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वही साहब 33% की रेशो बन जाती है, 32-33% की रेशो बन जाएगी। इट मीन्स कि ये ऐसे एरियाज हैं जो कि 3 अटेम्प्ट्स में एक दफा टेस्ट हो जाते हैं। कभी इसको टेस्ट कर लेगा तो कभी एक्सपर्ट को टेस्ट कर लेगा। ये बात समझ आ रही? तो तैयारी करते हुए इन एरियाज को इग्नोर कर देना है, नहीं करना। सवाल देखना, पढ़े। ऑटम 14 3B, ऑटम 14 3B। योर फर्म इज द ऑडिटर ऑफ सेल फोन्स प्राइवेट लिमिटेड which operates a chain of mobile phones and retail outlets. About 25% of the share holding किसके पास है? अनवर और उसकी स्पाउस के पास। अनवर is the CEO and also looks after the finance and operations of the company. यानी कि ये भाई साहब CEO भी हैं, CFO भी हैं और CTO भी हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी यही है, चीफ फाइनेंशियल भी यही है, और चीफ टेक्निकल ऑफिसर भी ये खुद ही है। अच्छा, उसके बाद देयर आर 5 अदर डायरेक्टर्स, और हर एक के पास कितने % की शेयर होल्डिंग है? तो मल्टीप्लाई करें 15 into 5, और उसके पास 25, 100 पूरा। अच्छा, अब कहानी शुरू कर रहा है। द इंटरनल ऑडिट फंक्शन कंप्राइजेज ऑफ 3 सीनियर्स हु आर ग्रेजुएट्स। तो सबसे पहले अगर आप ये सवाल पढ़ रहे हैं तो आपने किस चीज को हाईलाइट करना है? ग्रेजुएट को। ग्रेजुएट को, हाँ, हाईलाइट किसको करना है? ग्रेजुएट को। आगे चलते हैं। देयर ड्यूटीज। अच्छा, ड्यूटीज में हमेशा रिस्क किस चीज का होगा कि ये ड्यूटीज कंट्राडिक्ट कर सकती हैं किसके साथ? मैनेजेरियल ड्यूटीज के साथ। हो सकता है कि इंटरनल ऑडिटर को कौन सी ड्यूटीज दे दी जाए? मैनेजेरियल ड्यूटीज दे दी जाए। आइए देखते हैं ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा। हाँ जी, देयर ड्यूटीज इंक्लूड
चेकिंग ऑफ अकाउंट्स, ये तो ठीक है या नहीं? अकाउंट्स को चेक करना ठीक है, ओके। फिजिकल स्टॉक टेक, ये इनका काम नहीं, ये इनका काम नहीं। इनका काम क्या है फिर? ऑब्जर्व करना। या स्टॉक टेक करना कैसे है उसका प्रोसेस डिजाइन करके देना, मगर करना इनका काम नहीं। प्रिपरेशन ऑफ बीआरएस, प्रिपरेशन इनका काम नहीं। रिव्यू करना पेमेंट्स एंड वेरिफिकेशन ऑफ फिक्स्ड एंड करंट एसेट्स, रिव्यू करने हद तक ठीक है, मगर बनाना इनका काम नहीं। तो इसका मतलब है कि इनके कामों में कुछ काम ऐसे हैं जिसमें कन्फ्लिक्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जिसकी वजह से थ्रेड कौन सा आ सकता है? सेल्फ रिव्यू। ड्यूरिंग द प्लानिंग फेज अनवर भाई साहब ने स्ट्रेस किया कि क्या करो, अर्ली कंप्लीशन ऑफ थ्रेड कौन सा, इन ऑर्डर टू सबमिट audited financial statements to a bank for a long term finance threat. He was of the view that internal audit working papers काफ़ी हैं और external करते हुए तो मैं टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि हमारे पास कौन है? इंटरनल ऑडिटर, जो कि असल में कौन है? ग्रेजुएट्स। और वो काम कर क्या रहे हैं? मैनेजरियल काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि बंदा तो मौजूद है। अब वो 3 सवाल याद करते हैं। 3 सवाल क्या थे? हाँ, क्या हम इंटरनल ऑडिटर के काम को इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं? तो पहला सवाल क्या था? इंटरनल ऑडिटर ग्रेजुएट है, रिलायबल है? तो यहीं से कहानी खराब हो जाती। चलें, मान लेते हैं कि ग्रेजुएट्स इतने बुरे नहीं होते, काम पे आ जाएं। काम जो कर रहे हैं वो मैनेजरियल काम साथ साथ कर रहे हैं। इसका मतलब है कि इस्तेमाल के काबिल इतना ज्यादा काम इनका। अब सर रिक्वायरमेंट ये है कि स्टेट वेदर इट वुड बी एडवाइजेबल टू यूज देयर वर्किंग पेपर्स इन द अबव सिचुएशन। 3 अदद आपने मिसालें देके इसको साबित करना। तो क्या 3 वजूहात की बिना पे आप रिजेक्ट कर देंगे? पहली रीजन क्या होगी कि स्टाफ इतना ज्यादा कॉम्पिटेंट नहीं, स्टाफ की कॉम्पिटेंसी में मसला है। सेकंड रीजन क्या होगी? जो मैनेजेरियल ड्यूटीज हैं वो ये लोग प्ले कर रहे हैं, जिसकी वजह से थ्रेट कौन सा आएगा? और तीसरा पढ़े, एडमिनिस्ट्रेटिवली ऑल द स्टाफ इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अनवर, देयरफॉर इनकी इंडिपेंडेंसी गायब। देखे ना, कंट्रोल कौन कर रहा है? याद करें, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि देयर शुड बी एन ऑडिट कमेटी होनी चाहिए। और जो आपका इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट है उसको दूर रहना है किससे? सीईओ से, मैनेजमेंट से, 2-4 गवर्नेंस से, ताकि इंडिपेंडेंस को कॉम्प्रोमाइज ना किया जाए। तो जब यहां पे चला ही एक बंदा रहा है तो फिर मसला आएगा और आपकी इंडिपेंडेंस इजीली तोड़ी जा सकती है। सेकंड, कन्फ्लिक्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्यों कन्फ्लिक्टिंग क्यों है भाई? वो कहता है बीआरएस बनाओ, ये काम उसका नहीं। और तीसरा, भाई साहब कौन है? दे रिक्वायर कॉम्पिटेंस नहीं है जी। आपने कहा कि इंडिपेंडेंस थोड़ी जा सकती है, तो इसमें हम मे का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इसमें क्या है? इज इम्पेयर्ड, ये तो कोड। ये जो इंडिपेंडेंस है ना, ये है ही नहीं। इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा है कि वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है। जो उसका इन्फ्लुएंस है वो उसकी इंडिपेंडेंस को तोड़ चुका है, जिसकी वजह से ये थ्रेट्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम वी आर डेड श्योर
क्योंकि चलाने वाला कौन है? देखो ना, वही सीईओ है, वही सीएफओ है, वही सीटीओ है। जब सारे काम उसने करने हैं और ये टीम डायरेक्टली उसके अंडर आ रही है, तो अगर अनवर की कोई गलती हो तो किसको बताएंगे जाके? किसी को बता सकते हैं? किसको बताएंगे कि किसको? अनवर को ही। तो नौकरी। हाँ जी, डन है। मार्क्स कितने थे सर? एक सवाल आपको दूं, लिखेंगे? 3, 2, 1 गो। माल्टा लिमिटेड। इसको एक दफा जूम कर दिया जाए। अच्छा हाँ सच, वो एक अनाउंसमेंट करनी थी। शराज का है? उसको टेस्ट मैंने सुबह हैंडओवर किया था चेक करके। उनको को वो टेस्ट ले आए वापस, जो आप लोगों ने दिए थे ना, संडे लगा के चेक किए भाई ने। मगर मजे की बात, वो जो कैमरे के उस पार बैठे हुए, मजाल है कि टेस्ट भेजा हो। इसका मतलब क्या है कि रिकॉर्डिंग्स कभी भी आपको पास करवाने के काबिल नहीं होती है। फिजिकल आएंगे तो सीखेंगे। यहाँ पे 15 मिनट में बैठ कर ना कुछ कर लेंगे, घर जाकर ये 15 मिनट आपको लगेगा 1.5 घंटे का पहाड़ मेरे सर पे खड़ा हो गया है और मैंने सवाल करना। बैठे बिठाए आपसे मेहनत मुशक्कत कराई जा सकती है, करें। ठीक है, इसको जूम डाल दें। सर मैं बताता हूं, जहां पे एस्टिमेशंस होंगी ना, जहां पे आप खुद भी श्योर नहीं हो कि मैं एब्सोल्यूट बात करूं या ना करूं, तो अच्छी बात क्या होती है? मेगा बजट कर देना। मगर जहां पे पता है कि इसकी इंडिपेंडेंस ख़त्म हो ही रही है, तो वहाँ पे मेन, फिर वहाँ पे आप एब्सोल्यूट बात कर सकते हैं। अगर थ्योरी के पेपर जो होते हैं ये सीधा राइटिंग अगर गंदी हो तो कोई राइटिंग गंदी हो चल जाता है, मगर एटलीस्ट पढ़ी जा रही हो। सर और ये जो ग्रेजुएट क्लास यूज हुआ था, तो इंटरनल ऑडिटर को ऑडिट कमेटी या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हायर करते हैं, तो वो उसके लिए क्राइटेरिया अगर ग्रेजुएट रखते हो फिर तो उसके क्वालिफिकेशन रख ही नहीं सकते। वो अगर तो criteria लिस्टेड वही कंपनी है करते ना, हैं अगर तो लिस्टेड कंपनी है ना, उसके लिए रिक्वायरमेंट है कि आपको एक प्रोफेशनल बंदा चाहिए जिसका सफिशिएंट एक्सपीरियंस हो। वो चीज़ कोर्स में नहीं है आपके। मैं आपको वो स्लाइड भेज दूंगा। वो ग्रेजुएट रख ही नहीं सकते। हो गया? ओए होए, जो आपसे वादा किया था। अच्छा, ये सवाल भी आपने ऐसे करना है कागज पर। क्या हुआ? हाँ, जो जल्दी कर ले वो करा ले, मैंने कब मना किया? अब्दुल्ला नदीम, लगता है रोज लिखते हो। अच्छा लिखा हुआ। हाफिज इकबाल, अच्छा लिखा हुआ था। माज इरफान, गुड, अच्छा था। हमाद डॉट कासिम, आप हो? एक प्रॉब्लम आई मुझे सेफ गार्ड्स में, वो मैंने लिखी हुई है, बाकी ओके है। अब्दुल हादी है हमारे बीच। कामिल, उमर इजाज, वाह छुट्टियां मना रहे हैं लोग। रेहान, रेहान भाई आपने बात लिखी तो अच्छी है, मगर कई जगहों पे ना आप मजीद एक्सप्लेन कर सकते थे, नहीं किया। थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट, बाकी ओके। यानी कि आप कह लो कि 70% तक यू आर गोइंग एट अ गुड रेट। या सर जी नाश्ता किया था, तो भाई यहां से चीजें क्यों खाई है? फहद, एम डॉट फहद, एम डॉट फहद, आप एम डॉट नहीं हो? अच्छा, आप एम डॉट हो। फहद भाई मज़ा नहीं आया, अभी इम्प्रूवमेंट चाहिए। रिजवान है कोई हमारे में? सुबहान रिजवान, आप हो? गुड।
मगर एंड में एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ, इट मीन्स आपने एक पॉइंट मिस किया। शफान अनवर, शफान अनवर, असद डॉट फारूक, एक गलती मैंने हाईलाइट की हुई। शोएब अली, एक गलती हाईलाइट की हुई, लिखा भी हुआ। 140 431, मैं नाम ही लिख देता। आपने स्टाफ की ट्रेनिंग वाली बात नहीं की हुई, बाकी ओके था। सोहेब अहमद, कैन बी इम्प्रूव फर्दर, मतलब अच्छा है मगर अभी भी मार्जिन है। शाह फहद, आपका दोस्त कहाँ है? तुमशेद पीछे बैठा हुआ, आप अपने आगे बैठे हुए, कटिंग से अवॉइड करो। हाँ जी, यहाँ पे और कौन है मेरे पास? यहाँ पे है, यही सवाल कर रहे हैं, मैं ड्रामेबाजी कर रही हूँ यहाँ पे, सारे सवाल कर रहे हैं ना। ये कौन है? ये महर, वो महर कितने जे, करो छुट्टियां करो। फारूक अहमद, किधर हो? गुड। महर, अहद इरफान, अहद इरफान, सर जी नाश्ता किया था? कब से नहीं किया हुआ, मतलब 3 लाइन है, क्या हो गया? क्या हुआ? एसी बंद कर दूं? आगे आता यार, इनका क्या कसूर है बाकियों का? कोई चढ़ के कर दे ऊपर या ड्रिप कर दो, बंद हो जाएगा। हैं ये आपका? स्टाफ की ट्रेनिंग वाली बात नहीं की, बाकी ठीक था। सलमान आमिर, गुड, अच्छा। यहां पे और कौन है? असद हैदर, यार इतनी कटिंग कौन करता है? तुझे नाई तो नहीं है? लिखा अच्छा है मगर कटिंग से ना सारा इंप्रेशन खराब हो जाता है। ये कौन है विदाउट नेम? विदाउट नेम तो लावारिस, कोई भी नहीं। वो कर भी लो ये सवाल, मैंने एक और सवाल भी कराना है इसके बाद। फुरकान अली, हम इतना पीछे हूँ। फुरकान भाई गुड, पीछे आना ही पड़ेगा फॉर एप्रिसिएशन, अच्छा लिखा। जमान, सर आपने एक्सप्लेन ठीक से नहीं किया, कर सकते थे, शायद फर्स्ट टाइम लिखा है। वहीद खान, है कोई वहीद खान? कोई वहीद खान नहीं है। सुहेब हसन, कितने हो भाई? आपको दिया तो है मैंने भी, चमन भाई का सा, गुड है, गुड। फैजान साबिर, शाहजेब मियाँ, शाहजेब मियाँ, सर स्किल्ड स्टाफ वाली बात मिस कर गए हैं, स्टाफ की ट्रेनिंग वाली बात मिस कर गए हैं। और आपने एक सेकंड, आपने ना एक ही पैरा में सब कुछ डाल दिया, इसके मल्टीपल पैरास बना ले या इसको बुलेट्स में लाए। 136 236, सर सेम मिस्टेक जो उन्होंने की है, बिल्कुल सेम, कॉपी पेस्ट नहीं किया उन्होंने बैठ के। क्या हुआ? ये गुमनाम लावारिस, लावारिस, ये आपका लावारिस क्यों है? लावारिस नंबर 2 नहीं, अली अहमद, लास्ट के एंड पे लिखा हुआ था अली अहमद।
अली अहमद भाई, अच्छा एक पॉइंट मिस किया हुआ है, वो मैंने लिखा हुआ। हमजा अली, hamza.ali.com, काजी विद अ के, है कोई काजी विद अ के? सफ़ी विद एन एस, गुड। जैद बिन आसिफ, आगे ना बैठी, अच्छा। रिजवान हैदर, है कोई? अच्छा लिखा हुआ, रिजवान हैदर। रिजवान भाई सेफ गार्ड्स पी गए हैं? थोड़ा दूर सर जी, ये एक लावारिस मिला मुझे। लावारिस आपका? TAIMIA, अच्छा लिखा हुआ। रुबास, शाहजेब कमर। शाहजेब भाई सिग्निफिकेंस नहीं बताई प्रॉपर तरीके से, कहाँ है आप हो ना? निसार, निसार भाई सिग्निफिकेंस पहले आती, सेफ गार्ड बाद में आते हैं, सीक्वेंस आउट की हुई आपने। उमैर हुसैन, उमैर हुसैन कोई नहीं है? नूरे ज़हरा, नूरे ज़हरा मुझसे अच्छा लिखा हुआ, मगर बीच में इतना गैप क्यों डाला आपने? ठीक है। जैनब आबिद, आप है? नहीं, जैनब आबिद। ओए हो गया या नहीं हुआ ये सवाल? हो गया, हो गया। इफ्रा, सेफ गार्ड्स कहाँ? बाकी ठीक है। अरीबा, आप हो? ठीक है, अच्छा बेहतर है। गुमनाम में ज़माना, ये कौन है? लावारिस, लावारिस को जानता है कोई? आप है? कहाँ लिखा आप? कोई नाम? ठहरो ठहरो ठहरो, है कॉर्नर पे, मगर वो फोल्ड हुआ है। जोया, बड़ा आपने प्रॉपर नाम लिखा हुआ है। जुक्रुफ, बहुत बेहतर लिखा हुआ। वन 47290, 147,290, ना सिग्निफिकेंस ना सेफ गार्ड, क्या फायदा हुआ? एमन रहमान, कैन बी, सिग्निफिकेंस को आपने प्रॉपर नहीं बताया, इसमें अभी भी काफ़ी चांसेस है इम्प्रूवमेंट के। एमन तालिब, वही हो गया सवाल। आयशा हमाद, आ रहा हूँ। आयशा हमाद, महानूर शबीर, आप है? मिजी आपने बहुत थोड़ा लिखा, ये मतलब बहुत ही कम लिखा, इसको ना रीड्राफ्ट करें। सायरा, अबीहा, कटिंग का बहुत शौक है आपको? आमना, आमना,
निम्रा सलीम, गुलाम सौम्या, अरूज फातिमा, सिग्निफिकेंस का है लो अरूज, सिग्निफिकेंस का है? बस पूरा हो गया। जिसको नहीं मिला ठीक है, हो गया ना, मैं लेता हूँ। जिसको नहीं मिला वो यहाँ से कबूल कर ले। मैं अगला सवाल बता दूँ, मैं लेता हूँ। एक काम करें, ये सफ़े मुझे फाड़ दें, या बस सिर्फ 5 मिनट है, मैंने एक सवाल देना, सिर्फ 5 मिनट है, मैं सब कुछ बताता हूँ, सिर्फ 5 मिनट है। आपका टेस्ट कब है? 3:15 है ना? असल में मार्जिन बहुत शॉर्ट है। लास्ट टाइम ना ये हुई थी क्लास 1.25-2 घंटे की चली थी। सही बात है। कौन है आप लोग थे उसमें? क्या हुआ? तो मैं अगली क्लास छोड़ दूं, पिछली क्लास छोड़ दूं? ये टाइम भी ना, मैं बताऊं आपको, जेन्युइन बताऊं, ये टाइम सुन ले, अब सुनेगा नहीं, ये टाइम निकाला गया है बड़ी मुश्किलों से। ये टाइम एग्जिस्ट करता नहीं था, फिर भी निकाला सिर्फ आपकी मोहब्बत में। अच्छा बात सुने, हमारा आज का, सर जी रमान भाई, हमारा आज का जो सेकंड टारगेट था, दैट वाज रिलेटेड पार्टी। वक्त की किल्लत को देखते हुए वो मैं आपको 10 मिनट की एक रिकॉर्डिंग मेरे पास पड़ी हुई जिसमें सारे सवाल डिस्कस हुए हैं जस्ट इन 10 मिनट्स। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि ये मैं लेके आया हूँ आपके लिए सवाल। वैसे उसकी वजह ये है कि जितने भी सवाल हैं वो सारे क्राइमिंग बेस्ड हैं। देख रहे हैं आप लिस्ट की कंप्लीटनेस में कितने सवाल हैं? 5, एग्जिस्टेंस पे 2, आइडेंटिफिकेशन पे 4। जितने भी सवाल हैं सबसे ज़्यादा वो किस में पूछता है? आर्म्स लेंथ के ऊपर। एक सवाल देखते हैं जल्दी से और फिर मैं ये कागजात आपसे वसूल करता हूँ। स्प्रिंग 25 ज़रा रीड करें, प्लीज़ रीड करें। मैं 15 मिनट तक एक्सटेंड करता हूँ क्लास को, मैं 3 बजे निकल जाऊँगा। आप इस सवाल को रीड करें। कहता जी, यू आर द ऑडिट सीनियर assigned to the audit of Cantilever Limited, a manufacturing company that specializes in industrial equipment. During the audit, you reviewed the accounts receivable aging report and noticed that one of the customer, Aqua Limited, has been guaranteed a credit period of 180 days, जो कि नॉर्मल कस्टमर्स के लिए कितना था? क्या मैं कह दूं ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है ना? है ना? है ना? नहीं बोलो यस सर, बोलो शाबाश 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 सर। ट्रांजैक्शन नॉर्मल कोर्स में ही है, आर्म्स लेंथ पे नहीं। ये फर्क होता है नॉर्मल कोर्स में मगर आर्म्स लेंथ पे नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि नॉर्मल टर्म्स पे क्या था? 60 दिन। ये कितने पे दे रहे हैं? 180 दिन पे। अच्छा, और ये मैनेजमेंट ने बताया इनको? आरपी ये वाली डिस्क्लोज की हुई मैनेजमेंट ने? लिस्ट में है? नहीं है, ये ढूंढी गई है। अपॉन फर्दर इन्वेस्टिगेशन यू केम टू नो दैट AL was added as a customer during this financial year. The total sales to AL amount to rupees 180 million. Company का director informed that AL is a reputable customer introduced by one of the director. And उसने ही क्रेडिट फैसिलिटी को एक्सटेंड किया, यानी कि जो 60 से 180 पे गया किसकी वजह से गया है? मोर एवर ही इज कॉन्फिडेंट कि ये सेटल कर लेगा टाइम पे। तो अब कंफ्यूजन कहां पे आएगी? 2 बातें हैं। मैनेजमेंट ने आपको ये आरपी नहीं बताई, डिस्क्लोज नहीं की,
दूसरा मसला क्या है इसमें, आर्म्स लेंथ पे नहीं है। तो अब रिक्वायरमेंट जरूरी है कि रिक्वायरमेंट में हमसे कौन सी चीज पूछी जा रही है। इवेल्युएट करें ट्रांजैक्शन को एंड डिस्कस करें एनी 8 सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स दैट यू वुड। अब एक बच्चा, उसने रिक्वायरमेंट पढ़ी, क्या लिखा हुआ था, सब्सटेंटिव प्रोसीजर, उसने कहा ओहो वो तो मैं करके नहीं आया। सर सब्सटेंटिव का मतलब ये नहीं है कि वो चैप्टर नंबर 8 से लेकर 10 तक सिर्फ पूछ रहा है। सब्सटेंटिव सिर्फ वो नहीं है, किसी भी एरिया पे जो काम ऑडिटर करता है उसको भी हम क्या कहते हैं, सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स कहते हैं। कुछ प्रोसीजर्स आपको स्टैंडर्ड खुद से बता देता है और कुछ आपको अप्लाई करने पड़ते हैं जो कि आपने सीखे हुए हैं या सीखेंगे। तो अब दो चीजें हैं, एक मैनेजमेंट ने डिस्क्लोज नहीं किया, दूसरा आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन नहीं है। मगर रिक्वायरमेंट में अगर मैं गौर करूं, इवेल्युएट द ट्रांजैक्शन एंड डिस्कस, उसने ये बात पूछी नहीं है कि मैनेजमेंट ने डिस्क्लोज नहीं किया था उसका मैं क्या करूं। वो एक्चुअली में पूछ क्या रहा है, ट्रांजैक्शंस जो कि नॉर्मल कोर्स में है मगर आर्म्स लेंथ में नहीं। तो अगर आप किताब खोलकर देखना पसंद करें तो वहां पे लाइन से इसके प्रोसीजर्स लिखे हुए आ रहे हैं, जरा खोलिएगा किताब। तो अगर आप में से कोई ये कहे कि सर ये लॉजिकल सवाल है, तो ये लॉजिकल सवाल नहीं है, ये सवाल क्या है, 100% क्रैमिंग बेस क्वेश्चन है। सर रिलेटेड पार्टी में से सवाल अक्सर क्या आता है, बल्कि मैक्सिमम टाइम्स क्या आता है, क्रैमिंग आता है। देखें जरा खोल के, मिल गया, मिला? मिला कि नहीं मिला है? मिला कि नहीं मिला? या मैं ढूंढ दूं? मैं दिखा देता हूं, ठहर जाओ, मुझे आपकी शक्तियों में पूरा पूरा भरोसा। मुझे आपकी शक्तियों पे पूरा पूरा क्या है, भरोसा। तो मैं किताब साथ रखता हूँ उस सिस्टम में। सर ये देखें, स्टैंडर्ड स्टार्ट कहाँ से होता है, डेफिनेशन से, और सबसे पहली डेफिनेशन ही क्या है, आर्म्स लेंथ, जो कि सवाल में मसला था। अच्छा उसके बाद आप आते जाए, ये कुछ भी नहीं करना, ये नहीं पूछा, ये भी नहीं पूछा, ये भी नहीं पूछा। अच्छा इसमें क्या था, वो लिस्ट कि लिस्ट पूरी है या नहीं। अच्छा उसके बाद ये ट्रांजैक्शंस आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स में, ये तो था ही नहीं। इसमें नीचे आए, इफ मैनेजमेंट हैज मेड assertion in financial statements that a transaction was conducted on arm's length। तो उन्होंने कोई ऐसी assertion पास नहीं की मगर आपको नजर आ रहा है कि ये ट्रांजैक्शन आर्म्स लेंथ पे नहीं है, तो जनाब आपने ये सारी बातें कर ली। आप इन 6 को 8 में कन्वर्ट कर दें। अब ये अगेन किसी बुक में 7 भी होंगी, किसी बुक में 5 भी होंगी। अगर उसने 8 पूछ ली है तो आप कम से कम ये 6 तो लिखे ना, लिख ली, उसके बाद आप इसमें से भी कुछ पॉइंट्स को उठा कर लिख सकते हैं। हाँ इसमें इवन ये वाला पॉइंट भी आ सकते हैं क्योंकि उसने ट्रांजैक्शन डिस्क्लोज करके आपने खुद निकाल दिया। हाँ जी, ओके ओके कि नहीं? सर इसके अलावा 10 मिनट की आपको एक रिकॉर्डिंग उसी यूट्यूब की प्लेलिस्ट के नीचे मिल जाएगी जिसमें रिलेटेड पार्टी का 1 नहीं 2 नहीं सारे सवाल डिस्कस किए हैं। कितने मिनट में? क्योंकि ये सारे सवाल क्या है, क्रैमिंग बेस्ड। डन है यहाँ पर, ओके है, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी? अब अच्छे बच्चों की तरह मुझे कागज फाड़ दो, फाड़ दिए, कलेक्ट कर लो यार। हाँ जी, अच्छा एक अनाउंसमेंट सुनते जाएं।
अनाउंसमेंट सुन लें। ओ हेलो, अनाउंसमेंट सुन लें। कल और परसों अगर छुट्टी करने का प्लान कर रहे हैं तो फिर तरसों आने की जरूरत नहीं है, पर आप छुट्टियां करते जाएं, ठीक है। कल हम लोगों ने कोशिश करनी है कि मैक्सिमम रिपोर्ट्स के सवालों को अंडरस्टैंड करें। जितने भी उसने सवाल पूछे हैं रिसेंट से पीछे की तरफ जाएंगे, मैक्सिमम कवर करने की कोशिश करेंगे। 705 का और 706 का जो कि आपने आज पढ़ना है। अब मुझे नहीं आइडिया कि आप लोग आज पूरा भी कर पाएंगे या नहीं, मगर मेरे एंड से ये है कि कल और परसों अगर आप कोई प्लान बना रहे हैं छुट्टी करने का तो करने की ज़रूरत या फिर आने की ज़रूरत नहीं, ठीक है जी। और कोई मेरे लिए कुछ सवाल हो तो बताइए, बताएं। सिंपल आपने लिखना है, कोई एक्सप्लेन अलग से करने की जरूरत नहीं। हाँ जी, कोई सवाल, कोई मसला, कोई परेशानी है कुछ? चलिए एक काम करते हैं, आपका टेस्ट कितने बजे स्टार्ट होता है? हो गया ना? और एंड कब होता है? क्लास स्टार्ट कब होती है? इफ पॉसिबल, अगर मेरे एंड में पॉसिबल हुआ तो शायद मैं कल की क्लास को थोड़ा सा एक्सटेंड करके 3:15 तक ले जाऊं, मगर ये वादा नहीं है, ये सिर्फ एक सजेशन है, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि ये जो कल वाला सेशन है इसको थोड़ा सा हम प्रोलॉन्ग करें। क्या हुआ? जो भी होगा आपको बता दिया जाएगा। क्लास एक्सटेंड होती है नहीं होती, जो भी होगा आपको शाम तक ग्रुप में बता दिया जाएगा, ठीक है। आप वैसे ये बात आतिफ साहब से भी अलग से डिस्कस कर सकते हैं क्लास के दौरान। जी सर, कहाँ है, किधर है? जी मैं नहीं होता फारिग मॉर्निंग टाइम, नहीं होता। मैं इसके बाद मैंने बिलो करानी है, उसके बाद सीलो करानी है, उसके बाद 2 अलग से ऑडिट की बैच करानी है। मैं फारिग जाके 11 बजे जाके हो रहा हूँ फारिग। अब 12 बजे आ जाए रात के, मैं करा दूंगा आपको, ठीक है जी।